बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके पास चैप्टर नंबर 4 द पोएम डैफोडिल्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस क्वेश्चन, इस सबक का यानी पोएम का आपके क्वेश्चन पेपर में जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि 5 नंबर का ये क्वेश्चन आना है और इसमें 2 चॉइसेस हैं। 2 चॉइसेस के साथ कि या तो आपने इसकी समरी बनानी है या फिर आपने इसका पैराफ्रेज करना है। इसकी ट्रांसलेशन नहीं होती। बोर्ड के जो फेडरल बोर्ड है उसमें इसके क्रिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपकी एक्सरसाइज में से, इसमें से एक्सरसाइज में से आ सकता है। समरी क्या है? आपने जो कुछ एक बिग मटेरियल को, एक लार्ज मटेरियल को पढ़ा है, उसको जब आप एक छोटे से मुख्तसर से अंदाज में कि बगैर कोई अहम बात छोड़े हुए आप उसको जो डिस्क्राइब करते हो, स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिग मटेरियल इज कॉल्ड अ समरी। समरी के अंदर ये मैं बता दूं आपको कि किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, किसी किस्म के कोटेशंस की जरूरत नहीं होती है। बाज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, करते हैं, लेकिन जो ट्रू इसकी समरी की रूह है, स्पिरिट है, जो इसके मेन पर्पस है वो ये है कि आप एक बिग मटेरियल को एक शॉर्ट वे में किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं विदाउट लिविंग एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इसका ऑप्शन होता है और पैराफ्रेज द फॉलोइंग स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। जब आप स्टैंजास की बात करते हैं, 4 to 5 लाइन्स ऑफ ईच पोएम इज कॉल्ड अ स्टैंजा। स्टैंजा में जब हम इसकी 3 पोर्शन आ जाते हैं, रेफरेंस है, कॉन्टेक्स्ट है और पैराफ्रेज है। रेफरेंस में आपने पोएम और पोएट का नाम लिखना है, यानी आपने लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। ये मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, इसको आप नोट करें, अपने पास लिख लें। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ, ये आपका पॉइंट जो है, पोएम और पोएट का नाम देने पर आपके 1 नंबर, एक मार्क मिलना, 1 मार्क। नेक्स्ट है जी कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या कहते हैं कि जब आपको जो पैराफ्रेज, जो स्टैंजा दिया गया है, इससे पहले वाले स्टैंजा में क्या बात हो रही है, इसमें आपने सेंट्रल आइडिया, थीम ऑफ द पोएम भी लिख सकते हैं और साथ ही आपने छोटा सा तारुफ उससे पीछे वाले स्टैंजा का दे सकते हैं। ये आपका कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। पैराफ्रेज जो रेफरेंस है, किसी पोएम के जितने भी स्टैंजाज हो उसके अंदर उसके वही आएंगे। रेफरेंस एक रहेगा, कॉन्टेक्स्ट वेरी करता जाता है। मेन आइडिया, थीम ऑफ द पोएम वही रहता है। सिर्फ नेक्स्ट जो स्टैंजा होगा उससे पीछे वाले को शॉर्टली, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, शॉर्टली डिस्क्राइब कर देना है, जिससे आप अपने बात को समझा सकें, बता सकें। नंबर 3 है जी पैराफ्रेज। पैराफ्रेज मीन द सिंपल ट्रांसलेशन। यहां भी किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये टैक्ट है, जिस तरह दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात होती है। मतलब आपने एक बहुत बड़ी बात को इंतहाई जो दिया गया है उसको सादा से अंदाज के अंदर मूव करके ट्रांसलेट कर देना इनटू, इंग्लिश में ही दिए हुए, इंग्लिश में ही आप उसको लिख देते हैं। जैसा उर्दू में एक नसर आ जाती है कि ये है, इसकी सलीस बना दें। सलीस मतलब आसान सा तर्जुमा कर दें, कंप्लीट। जैसे हम पोएम की बात कर रहे हैं, इस पोएम के जो रिदम है उसको तोड़कर सिंपल सेंटेंसेस को बना दें, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स क्लियर कर दें, आपकी पैराफ्रेज हो जाएगी। इसके 3 नंबर है।
तो इस तरह से 1 नंबर आपका रेफरेंस का, 1 नंबर आपका कॉन्टेक्स्ट का और 3 नंबर ये 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है या समरी है, दोनों में से आपने जो भी चॉइस करनी है। समरी के मैं और पैराफ्रेज के नोट्स आप लोगों को पहले पहुंचा चुका हूं। अपनी बुक्स आप लोग ओपन कर लें ताकि मैं आपको इसका आइडिया भी दे दूं और जो कुछ है वो उसको। लर्निंग आउटकम्स आपको पता है कि पहले हम डिस्कस किया करते हैं कि लर्निंग, पहले हम विलियम वर्ड्सवर्थ को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ कौन है कि एक पोएट है, अपने वक्त का रोमांटिक पोएट कहलाता है, पोएट ऑफ रोमांटिसिज्म भी है ये, और इसकी बहुत सारी पोएम है जो रिप्रेजेंट करती है नेचर को, इसलिए इसको नेचर, पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। बहुत सारी पोएम है, और टू द अपना 2 अप्रैल मॉर्निंग्स है, ल्यूसी ग्रे है, और अपना जो है ये डेफोडिल्स है। नेचर और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को इतना डीपली ऑब्जर्व करता है कि ये अपने आप को यूं समझता है कि वो उसका हिस्सा बन गया, और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को देखकर ये तमाम किस्म की जितनी भी इसकी होती है उनको ये भूल जाता है, फॉरगेट्स एवरीथिंग एल्स। भाई ये कहते हैं नेचर है, बस उसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि इसलिए इसको अपने टाइम का पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। रोमांटिसिज्म पे इसकी है गुफ्तगू, वो मैं इस वक्त आपके रिलेटेड नहीं है तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा। लर्निंग आउटकम्स की जब हम बात करते हैं, कहता है कि अंडरस्टैंड द पोएट्स पर्पस एंड पॉइंट ऑफ व्यू। डेफोडिल्स क्यों दिया उसने और उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वो कहते हैं कि नेचर जो है वो इज ऑल द टाइम अवेलेबल विद अस, ऑल द टाइम, और हम उसको किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, वो हमें किस तरह से अपील करती हैं। ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ये पर्पस क्या है। डेफोडिल्स की पोएम उसने वो क्या देखा है, क्या किया है, और वो हमें क्या बताना चाहता है। ये हम जब पोएम पढ़ेंगे कहते हैं जी हम इसको समझेंगे। कंस्ट्रक्ट द मीनिंग ऑफ द पोएम, पोएम के मीनिंग्स क्या है। डेफोडिल्स हमने पढ़ ली, वो जी नरगिसी फूल होता है, ओके। थ्रू अंडरस्टैंडिंग द की थीम्स, इसका जो थीम है वो किस तरफ हमें इशारा कर रहा है। वो कहता है कि नेचर एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज देयर विद अस, वी मस्ट पे कंसंट्रेशन टू दैम टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर। अगर हम अपने आप को खुश रखना चाहते हैं हमें नेचर को समझना चाहिए। अगर हम अपने आप को वरीज से दूर करना चाहते हैं, फ्री ऑफ वरीज होना चाहते हैं, हमें नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में, ये नेचर में जाके अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहिए। क्यों हम जो है ना वो सैर सपाटे के शौकीन होते हैं, क्यों हम बाहर निकलते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। वी वांट टू रिजॉइस आवरसेल्व्स, हम अपने आप को मजा दिलाना चाह रहे थे। तो कहते हैं जी जब हम डेफोडिल्स को पढ़ेंगे तो हमें वही लगेगा कि जैसे हम उसके साथ साथ फिर रहे हैं। आइडेंटिफाई द स्पीकर इन द पोएम, इसमें जो पोएम में स्पीकर है वो कौन है। डेफिनेट द पर्सन हु इज गोइंग टू utter the words, who is going to represent his ideas, is a speaker, that is he is a poet, and poet is definite William Wordsworth. Interpret the imagery of the poem. Imagery, ये कोई भी पोएट जो है, राइटर जो है, वो अपने मटेरियल के अंदर डिफरेंट किस्म के टूल्स यूज करता है। वो टूल्स क्या है, उसको हम फिगर ऑफ स्पीच या फिगरेटिव स्पीच का नाम देते हैं। फिगर ऑफ स्पीच लिख लें, फिगर ऑफ स्पीच, FIGURE। मैं बोर्ड पे इसलिए लिख रहा कि ये अभी विजन जो है ना वो क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा सा मैं इस पर मजीद काम कर रहा हूँ, वो इंशाल्लाह वो आपको ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फिगर ऑफ स्पीच, FIGURE, या आपकी अपना एक्सरसाइज के अंदर भी आएगा। एनी फिगरेटिव स्पीच, इसमें मेजरली जो आपकी इस पोएम के अंदर या इस बुक के अंदर जो पोएम्स हैं उसमें जो यूज हुए वो 5 हैं। इमेजरी है, अपना सिमिलीज है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एंड एलिट्रेशन है। सिमिलीज, SIMILES, सिमिलीज, मेटाफोर, METAPHOR, personification, PERSONIFICATION, personification. Imagery, IMAGERY, imagery.
एलिट्रेशन, ALLITRATION, एलिट्रेशन। आपकी इस पोएम में 4 उसने टूल्स यूज किए, इसमें एलिट्रेशन का यूज नहीं किया उसने, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं इमेजरी को हमने देखना है कि वो क्या है, वो जब हम पढ़ेंगे मैं आपको इंशाल्लाह वहां भी गाइड। पैराफ्रेज द पोएम, ये मैंने आपको समझा दिया है पैराफ्रेज क्या है। समराइज द पोएम फॉलोइंग समरी स्किल्स, ये देखें ना, ये जो मैं बात बताऊं समरी स्किल्स क्या है। समरी स्किल्स में अब बहुत सारे जो है ना वो माशाल्लाह लोग जो हैं वो समरी के अंदर कोटेशंस दे धड़ाधड़ कि जी इससे विड्थ बढ़ जाती है। और भाई विड्थ नहीं बढ़ानी मेरे भाई, इसके अंदर आपने मटेरियल को समराइज करना है, गिवन मटेरियल को समराइज करना है, समरी देनी, यानी दरिया को कूजे में बंद करना है, कोई इंपॉर्टेंट बात रह ना जाए बयान करने से, और एक्सप्लेनेशन से गुरेज करना, इसका नाम समरी। Respond to the poem by giving